अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। अच्छा जनाब, आज हम लोग यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो आपका वैक है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और पास पेपर्स के हिसाब से ये बीएफडी के पास पेपर्स का विंटर 2021 का सवाल नंबर 1 है। बड़ा अच्छा सवाल है और इसमें जनरली चीज़ें जो है वो बीएफडी के हवाले से ही हैं, लेकिन एमएफए वाले बच्चे भी इसको देखें तो फ़ायदा ज़रूर होगा। कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं एमएफए के हिसाब से, बट फ़ायदा ज़रूर होगा। और किसी और क्वालिफिकेशन में भी अगर वैक है तो वो भी देख सकते हैं। इस सवाल में लिखा गया है, अल्फ़ा फूड्स लिमिटेड, अल्फ़ा इज़ अ लिस्टेड फूड प्रोसेसिंग कंपनी बेस्ड इन कराची विच मैन्युफैक्चर्स कैंड एंड बॉक्स्ड वेजिटेबल एंड क्रॉप बेस्ड प्रोडक्ट्स। Alpha is currently in the final stages of negotiation to purchase a listed frozen food production company, Fresh and Frozen Limited (FF). यानी कि अल्फ़ा एक कंपनी है और वो अल्फ़ा कंपनी फ्रेश एंड फ्रोज़न लिमिटेड एक कंपनी है, उसको ख़रीदने के लिए जा रही है। Which supplies supermarkets throughout Pakistan with frozen foods and vegetables and other frozen processed foods. The directors of Alpha are confident that the proposed acquisition is a good strategic fit and are expecting to negotiate a price close to FF's current traded share price. ठीक है जी, ये कहानी तो हो गई है कि नेचर ऑफ द बिजनेस क्या और कौन किसको खरीदने जा रहा है। आगे की कहानी में लिखा हुआ है, शुड द एक्विजिशन ऑफ एफएफ रीच एग्रीमेंट एंड प्रोसीड, द टू कंपनीज विल बी मर्ज्ड इनटू अ न्यू लिस्टेड एंटिटी, अल्फा फ्रेश एंड फ्रोजन लिमिटेड। अगर दोनों कंपनीज एक बन गई तो उससे एक नई कंपनी बनेगी जिसका शॉर्ट में नाम AFFL होगा, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कमेंस ट्रेडिंग with an uplift of 7.5% on the current combined equity values। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि देखें, इंडिविजुअली एक कंपनी है अल्फ़ा और एक कंपनी है एफएफ, है ना। ये दोनों जब एक हो जाएंगे, जब अल्फ़ा एफएफ को ख़रीद लेगा, जब अल्फ़ा जो है वो एफएफ को ख़रीद लेगा, तो इन दोनों कंपनीज़ का एक मर्ज नाम हो जाएगा AFFL। तो उसकी जो इक्विटी की वैल्यू होगी वो कैसे आएगी? इन दोनों की इक्विटी की वैल्यू को ऐड कर कर और इन दोनों की इक्विटी की वैल्यू में 7.5% ऐड कर दिया जाएगा, तो AFFL की इक्विटी की वैल्यू आएगी। ये एक्सरसाइज मैं आपको कर कर दिखा दूंगा अभी नंबर्स के साथ, नीचे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उस पर। करंट मार्केट इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ शेयर्स अल्फा फूड्स लिमिटेड फ्रेश एंड फ्रोजन लिमिटेड के दिए हुए, लॉन्ग टर्म बैंक लोन एक लायबिलिटी है, उसकी वैल्यू दी हुई है, कोटेड इक्विटी बीटा दिया हुआ है। जब हम इक्विटी बीटा की बात करते हैं तो इसमें बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क दोनों शामिल होते हैं। शेयर प्राइस की बात करी हुई है। द करंट यील्ड ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज 3.85%, ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। द करंट मार्केट रिटर्न ऑन द पाकिस्तान इक्विटी मार्केट पोर्टफोलियो इज 6.65%, ये आपके पास जो है वो मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अगर इसमें से हटा देंगे तो रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। एंड पाकिस्तान कॉर्पोरेशन टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 29% फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। Information about the new corporate debentures, Alpha is expected to raise a new 6 years 6.5% coupon corporate debenture for 22,500 million on the day of acquisition to finance the purchase of FF। FF को ख़रीदने के लिए इतना नया उधार लोगों से लिया जाएगा। The new debentures is expected to be issued at 95.8% of its par value, वो इतने पे इशू होगा, where par value equals 100 and will redeem in 6 years time at a premium of 5% above its par value। यानी कि जब मैं अल्फ़ा जो है वो एफएफ को ख़रीदेगा तो वो फाइनेंसिंग कैसे करेगा उसके हवाले से डिटेल्स है। इन्वेस्टर्स कंसर्न, सर्टेन सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव एक्सप्रेस कंसर्न दैट द प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ एफएफ विल बी फंडेड बाय फर्दर डेट फाइनेंस विच मे एक्सीड 30% गियरिंग। अच्छा, कुछ इन्वेस्टर्स जो है ना, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनका ये कंसर्न है कि भाई जब आप इस तरह से एफएफ को ख़रीदोगे ना तो आपकी गियरिंग 30% से ज़्यादा पर चली जाएगी। और गियरिंग मेजर करने के लिए डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी वाला फार्मूला यूज़ होगा, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट कंफर्टेबल लेवल ऑफ गियरिंग बाय इन्वेस्टर फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि मुनासिब नहीं है। यानी कि 30% जो है वो मुनासिब है, 30% से कुछ भी ऊपर हुआ तो वो मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो इस बात से कंसर्न है। फिर लिखा हुआ है, मेजर इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्विजिशन की वजह से जो वैक चेंज होगा उस पर भी एक इन्वेस्टर कंसर्न है। रिक्वायरमेंट नंबर ए में लिखा हुआ है, कैलकुलेट द करंट गियरिंग। गियरिंग का मतलब डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी ऑफ अल्फा एंड द एक्सपेक्टेड गियरिंग लेवल ऑफ द न्यू कंबाइंड कंपनी, और नई जो कंपनी होगी उसकी एक्सपेक्टेड गियरिंग क्या होगी
AFFL immediately following the proposed acquisition and evaluate the results। तो चलें पहला पार्ट करते हैं हम। पहले पार्ट में हमें गेयरिंग कैलकुलेट करनी है। पहले तो अल्फ़ा की गेयरिंग कैलकुलेट करनी है और फिर AFFL जो नई कंपनी होगी उसकी गेयरिंग जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। तो हम अपनी वर्किंग्स की तरफ बढ़ते हैं। गेयरिंग के लिए हमें डेट और इक्विटी की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं और क्योंकि डेट और इक्विटी की वैल्यूज़ चाहिए होती है तो हम अपनी वर्किंग का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखिए हमें जो अच्छा मैं थोड़ा सा चीज़ें शॉर्ट में रखूँगा। आप लोगों ने जब आंसर को सॉल्व करना है तो आईकेप के आंसर को सामने रखना है। सबसे पहले तो मैं अल्फ़ा की गेयरिंग की बात कर लेता हूँ। अल्फ़ा यानी कि जो करंट कंपनी है ना उसकी गेयरिंग कितनी होगी। अच्छा जी, अल्फ़ा की इक्विटी जो है उसकी वैल्यू, मैं चीज़ें शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, आपने आईकेप के आंसर को देख लेना ताकि आप जो है वो फॉर्मेटिंग सही कर सकें। मेरा काम एक्सप्लेनेशन है। देखिए अल्फ़ा के 100 मिलियन शेयर्स हैं और एक शेयर जो है ना उसकी प्राइस है 435.75, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा की जो करंट इक्विटी है वो 100 मिलियन शेयर्स है और एक शेयर जो है वो 435.75 का है। तो इसका मतलब इसकी इक्विटी की टोटल जो वैल्यू है ना वो 435.75 इंटू 100 यानी कि 43575 मिलियन है। 43575 मिलियन है। ये अल्फ़ा की इक्विटी की टोटल वैल्यू है 43575 मिलियन। अच्छा जी, जब डेट की बात करते हैं तो अल्फ़ा के पास करेंटली जो डेट है वो 11,500 रुपये का लॉन्ग टर्म बैंक लोन है। ठीक है ना। तो डेट जब हम बात करेंगे ना डेट की, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डेट है 11,500 मिलियन का। तो डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, इस तरह से गेयरिंग कैलकुलेट करनी है। तो डेट यानी कि 11.5 मिलियन डिवाइडेड बाई, अच्छा जी 11.5 नहीं है, सॉरी, इसको हम पूरा ही लिख देते हैं, 11500 मिलियन डिवाइडेड बाई 11500 प्लस जो इक्विटी की वैल्यू है यानी कि 43575 मिलियन। तो हमारे पास जो ये रेशियो बनता है 11500 में 43575 को ऐड किया, 11500 से इसको डिवाइड किया और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20.88% बन गया। ठीक है जी। करंट जो आपका रेशियो बन रहा है ना वो 20.88% बन रहा है। ये करंट डेट टू इक्विटी आपका रेशियो आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नई कंपनी की, यानी कि जो AFFL नई कंपनी होगी उसका क्या हिसाब किताब होगा। अच्छा देखिए, नई कंपनी जो है ना उसके लिए सवाल में पहली चीज़ जो मेंशन है वो ये है कि नई कंपनी जब बनेगी तो उसकी इक्विटी की वैल्यू 7.5% से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 7.5% से इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसका हिसाब किताब कैसे होगा भाई। देखिए नई कंपनी में जो है ना वो पुरानी जो अल्फ़ा की इक्विटी की वैल्यू है वो तो हमने ऊपर कैलकुलेट करी ना, 43575 मिलियन। अच्छा FF जो पहले से कंपनी थी उसकी इक्विटी की वैल्यू कैसे आएगी, 30 मिलियन शेयर्स हैं और एक शेयर जो है ना वो 722.4 का है। तो 30 मिलियन शेयर अगर 722.4 के हिसाब से लगाए जाएँ तो ये बनते हैं 21672 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा 21672 मिलियन को और 43575 दोनों को ऐड अगर कर दें तो इसमें मैं 43575 ऐड करता हूँ तो ये 65247 मिलियन बनता है। 65247 मिलियन। ये ए और FF की जो इंडिविजुअल इक्विटीज़ थी, ए और FF की जो इंडिविजुअल इक्विटीज़ थी उनका एडिशन बनता है। अब इनका एडिशन ये बन गया, ये 7.5% से इंक्रीज़ होगा तो इसी का 7.5% जो अपलिफ्ट की वैल्यू है 7.5% इस अमाउंट का लेते हैं वो बनता है 4893.525। ठीक है जी, 4893.525 है तो मैं 94 कर देता हूँ, यानी कि ये इसमें मैं 65247 को ऐड करूँ ना तो नई वाली कंपनी की जो इक्विटी है वो 70141 बन रही है, 70141 मिलियन बन रही है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं डेट की। देखिए जब हम डेट की बात करेंगे कि डेट कितना होगा नई कंपनी में, तो नई कंपनी में 11,500 का एक डेट होगा जो मेंशन है 11,500। ठीक है ना, अल्फ़ा के पास। अच्छा इसी तरह से फ्रेश एंड फ्रोज़न लिमिटेड के पास 4,500 का डेट होगा, ये एक और चीज़ मेंशन है। और इसके अलावा सवाल में ये यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अगर मैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू कॉर्पोरेट डिबेंचर पढ़ूँ तो अल्फ़ा इज़ एक्सपेक्टेड टू रेज अ न्यू 6 year 6.5% कूपन कॉर्पोरेट डिबेंचर फॉर ₹22,500 मिलियन, यानी कि इतना लोगों से उधार लिया जाएगा ऑन द डे ऑफ एक्सटेंशन टू फाइनेंस द परचेज ऑफ FF
The new debenture is expected to be issued at 95.8% of its par value, where par value equals 100 and will redeem in 6 years time at a premium of 5%. तो इसका मतलब ये हो गया कि एक और डेट आएगा और उस डेट की वैल्यू जो है ना वो 22500 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 11500 प्लस 4500 प्लस 22500, टोटल डेट की वैल्यू जो हो जाएगी, टोटल डेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 38500 मिलियन। अब हमारे पास डेट और इक्विटी दोनों आ गए। गियरिंग कैलकुलेट करते हैं डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी से। तो हमारा जो डेट है वो है 38500 मिलियन और डेट प्लस इक्विटी की अगर बात करते हैं तो 38500 मिलियन प्लस इक्विटी की वैल्यू यानी कि 70141 मिलियन। तो जनाब ये कितना बन जाता है 38500 प्लस 70141 और 38500 डिवाइडेड बाय आंसर अगर करते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बनता है 35.44%। 35.44% नया जो गियरिंग का अमाउंट है ना वो आ रहा है। ये हमने पहला पार्ट कर लिया। ठीक है जी, मैंने थोड़ा सा तेज़ी में किया, आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, आईकेप का क्वेश्चन और आंसर ज़रूर सामने रखिएगा। पार्ट बी में लिखता है फोरकास्ट द एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स बैक ऑफ AFFL इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्विजिशन। एक्विजिशन के बाद कंपनी का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, वैक होगा, वो ढूंढा जाए। अच्छा जी, जब नई कंपनी की बात करेंगे तो अब नई कंपनी का वैक ढूंढने के लिए नई कंपनी का KE चाहिए होगा, नई कंपनी का जो KD चाहिए होगा, नई कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की वैल्यू चाहिए होगी, बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब देखिए, जब हम कंपनी नई ख़रीदेंगे तो हमें पता है कि भाई एक चीज़ होती है इक्विटी बीटा, एक चीज़ होती है इक्विटी बीटा। और इक्विटी बीटा किस चीज़ पे बेस्ड होता है? इक्विटी बीटा दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, नंबर 1 बिजनेस रिस्क, नंबर 2 फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है जी। अब यहाँ पर मुझे दोनों कंपनीज़ के इंडिविजुअल इक्विटी बीटा दिया हुआ है, इसका इक्विटी बीटा अलग है, इसका इक्विटी बीटा अलग है। पहली बात यह है कि जब ये दोनों कंपनीज़ एक बन जाएंगी तो मुझे एक रिवाइज्ड इक्विटी बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इक्विटी बीटा रिवाइज कैलकुलेट करने की एक वजह ये भी है क्योंकि जब नई कंपनी होगी तो नई कंपनी में डेट बढ़ जाएगा, डेट बढ़ जाएगा तो गियरिंग चेंज हो जाएगी, गियरिंग चेंज हो जाएगी तो जो फाइनेंशियल रिस्क है वो गियरिंग पे डिपेंड करता है, वो इंक्रीज डिक्रीज चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो के सिनेरियो क्या है। तो हमें जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें इक्विटी बीटा दिए हुए हैं, इक्विटी बीटा में करंट बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों शामिल होता है। पहले हम इक्विटी बीटा जो है ना, इक्विटी बीटा इसको अनगियर करेंगे, अनगियरिंग का जो प्रोसेस है वो करेंगे। अनगियरिंग के प्रोसेस से हमारे पास बीटा एसेट आएगा, बीटा एसेट में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क होगा और फिर उसकी रीगियरिंग करेंगे। रीगियरिंग करने का मतलब ये है कि नया जो मेरे पास गियरिंग रेशियो आया है उसके हिसाब से नया इक्विटी बीटा कैलकुलेट होगा और फिर ये इक्विटी बीटा कैलकुलेट हो रहा होगा नया वाला KE यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए, ताकि उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी में नया वाला बीटा इक्विटी यूज़ हो रहा हो जो नए वाले फाइनेंस रिस्क को जो है वो केटर कर रहा हो। ठीक है ना। तो ये करने के लिए हमें अनगियरिंग करने के लिए या बीटा एसेट ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला होता है, बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी, बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी मल्टीप्लाइड बाई, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। ठीक है जनाब। तो अगर हम लेट से अल्फ़ा की सबसे पहले बात करें और अल्फ़ा का बीटा एसिड ढूंढें, अल्फ़ा का अगर हम बीटा एसिड ढूंढेंगे तो अल्फ़ा का हमारे पास इक्विटी बीटा 1.454 दिया हुआ है, 1.454 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अल्फ़ा की जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है इंडिविजुअली वो हमने देखी थी ऊपर, कितनी थी? 43575 है ना, और जो डेट है वो 11500 है। तो ये बन जाएगा 43575, ऊपर आ जाएगा 43575 और नीचे आपके पास आ जाएगा 43575 प्लस 11500 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट सवाल में 29% का प्रोवाइडेड है। तो इससे हम बीटा एसेट कैलकुलेट करते हैं, 11500 मल्टीप्लाइड बाई अच्छा 1 माइनस 0.29 अगर कर देते हैं ना तो ये बन जाता है 0.71 इंटू 11500 और फिर 43575 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 1.454।
ये बनता है 1.225। ठीक है जी, ये अल्फ़ा का बीटा एसिड बन रहा है जो कि 1.225 है। और बीटा एसिड का मतलब ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस रिस्क को देख रहा है। इसी तरह से बीटा एसिड हम ढूंढ लेते हैं जो एफ जो इनिशियली कंपनी थी उसका। अच्छा, उसके लिए भी उसका बीटा इक्विटी कितना है? बीटा इक्विटी उसका 2.585 है, 2.585 है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो एफ की है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी किधर है? 21672 डिवाइडेड बाई 21672 प्लस जो डेट है, डेट कितना है इसका? 21672 तो हमारे पास इक्विटी है ना, डेट किधर लिखा हुआ है? अरे एफ का डेट का है, हाँ 4500 ना, सॉरी सवाल नहीं है, 4500 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 29%। ठीक है जी, और इसको क्लोज किया तो 4500 इंटू 0.71 प्लस 21672, फिर 21672 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 2.585, ये बन जाता है 2 पॉइंट, बीटा एसिड जो है ना ये यहाँ पर बन रहा है 2.253 हमारा बीटा एसिड बन गया। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब ये बीटा एसिड बन गया हमारे पास। अब अगेन ये बीटा एसिड क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? सर ये बीटा एसिड रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बीटा एसिड रिफ्लेक्ट कर रहा है एफ कंपनी का बिजनेस रिस्क, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जब ये दोनों कंपनीज कंबाइन हो जाएंगी तो कंबाइंड कंपनी का एक जो है ना वो हमें वेटेड एवरेज बीटा एसिड ढूंढना होगा। कुछ बिजनेस रिस्क यहाँ से आएगा, कुछ बिजनेस रिस्क यहाँ से आएगा, और हम जब कंबाइंड या वेटेड एवरेज बीटा एसिड ढूंढते हैं ना दोनों कंपनीज का, तो हम करते ये हैं कि हम इंडिविजुअल कंपनीज का जो बीटा एसिड है जो कि मर्ज होने जा रही हैं उनके बीटा एसिड को एक एवरेज देते हैं, एक वेटेड एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जिसकी इक्विटी ज़्यादा उसके बीटा एसिड में उसका हिस्सा ज़्यादा। तो हम करेंगे ये कि जनाब 1.225, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये आपके पास अल्फ़ा का बीटा एसिड है ना, तो बीटा एसिड ऑफ एट अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई इक्विटी 43575, ये बीटा ये इक्विटी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है अल्फ़ा की, प्लस 2.253 यानी कि बीटा एसिड एफ का मल्टीप्लाइड बाई 21672, यह आपके पास इक्विटी है एफ की, डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल 43575 प्लस 21672। सर ये कैलकुलेट तो कर लें लेकिन एक बार वर्बली बता दीजिएगा कि ये आपने किया क्या है। बिल्कुल मैं बता दूंगा, पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ये 43575 और 21672 ये आपका जनाब बन रहा है 1.566। देखें सुनिएगा ज़रा गौर से, बिजनेस रिस्क जो है ना अल्फ़ा का ये बिज़नेस रिस्क था, आप यूँ समझ लें, और नई कंपनी में अल्फ़ा का हिस्सा इतना है। इसी तरह से ये एफ का बिज़नेस रिस्क था और नई कंपनी में इसका हिस्सा इतना है। तो हम कहते क्या हैं कि नई जब कंपनी बनेगी उसमें तो एफ और अल्फ़ा दोनों होंगे, तो उसका बिज़नेस रिस्क तो ना ये होगा ना ये होगा, बल्कि एक नया बिज़नेस होगा जिसका एक नया बिज़नेस रिस्क होगा, और उस बिज़नेस रिस्क में जो है वो जिसकी मिकदार जितनी ज़्यादा होगी उसकी उतनी वेटेज ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 1.225 था इसकी 43,575 की वेटेज रखी, और 2.253 था इसकी 21,672, यानी कि जो एफ था उसकी इक्विटी के हिसाब से वेटेज रखकर और एक एवरेज कैलकुलेट कर ली गई। ये मैथ्स के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, जिस तरह से हम वैक करते हैं कि अगर इक्विटी ज़्यादा होती है तो इक्विटी की तरफ टिल्टेड बैक आता है, अगर डेट ज़्यादा होता है तो डेट की तरफ टिल्टेड बैक आता है। तो ये एक एवरेज आपका बीटा एसेट आ गया है पूरी इस नई वाली कंपनी का। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये नई कंपनी का बीटा एसेट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क जो है उसको केटर करता है। अब आपने तो क्योंकि कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है इक्विटी बीटा, क्योंकि आपने तो फाइनेंशियल रिस्क को भी अकाउंट फॉर करना है। तो सर उसके लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। यानी लेकिन आप क्या करोगे, अब इसको सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला बना दोगे और बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी लेफ्ट पे जाएंगी, डिवाइड होंगी, डिवाइड वाली चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। तो इसका मतलब बीटा इक्विटी का जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा बीटा एसेट मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी,
और अब हम अपने सिनेरियो में नए वाली कंपनी की जो इक्विटीज़ और डेट की वैल्यूज़ थी वो लेंगे। तो बीटा एस इक्विटी इज़ इक्वल्स टू 1.566 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा, नई कंपनी की जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो 70141 है, ठीक है जी। और नई वाली कंपनी की डेट की जो वैल्यू है ना वो 38,500 है, ये याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 70141 प्लस 38,500 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 29%, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 70141 से। तो हमारे पास बीटा इक्विटी जो है वो बनकर कितना आ जाता है, 38,500 इंटू 0.71 प्लस 70141 डिवाइडेड बाई 70141 मल्टीप्लाइड बाई 1.566, ये बन जाता है 2.176। 2.176 हमारे पास जो है वो नया वाला बीटा इक्विटी बनता है। इस बीटा इक्विटी में बिजनेस रिस्क भी शामिल है और इस बीटा इक्विटी में फाइनेंशियल रिस्क भी शामिल है, क्योंकि जब हम बीटा इक्विटी की बात करते हैं तो इसमें बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपना नया वाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए। 2.176 आंसर आ रहा है, और हम अपना कैपिम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज़ कर के ई कैलकुलेट करते हैं। के ई इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 3.85 प्लस बीटा इक्विटी यानी कि 2.176 मल्टीप्लाइड बाई रिस्क मार्केट का रिटर्न का रेट यानी कि 6.65 माइनस जो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है यानी कि 3.85%। सारी चीज़ें परसेंटेजेस में हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.65 माइनस 3.85 मल्टीप्लाइड बाई 2.176 प्लस 3.85, तो ये आपका बन जाता है 9.94%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 9.94%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 9.94%, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 9.94% बन गया। अच्छा जी, अब देखिए ज़रा गौर से सुने। नई वाली कंपनी में हमारे पास इक्विटी होगी और ये उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। नई वाली कंपनी में हमारे पास ये वाला लॉन्ग टर्म लोन होगा, ये उसकी वैल्यू है और ये उसकी कॉस्ट है। नई वाली कंपनी में ये वाला लॉन्ग टर्म लोन होगा, ये उसकी वैल्यू है और ये उसकी कॉस्ट है। लेकिन नई वाली कंपनी में ये वाला डेट भी तो होगा, ये वाला डेट भी तो होगा। तो इस डेट की कॉस्ट और इसकी मार्केट वैल्यू कैसे आएगी, इस डेट की कॉस्ट और इसकी मार्केट वैल्यू कैसे आएगी। इस डेट की जो मार्केट वैल्यू है वो तो हमें दी हुई है, हमने 22,000 और 500 रुपये का उधार लिया है, लेकिन इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगी। तो आपने पहले के लेक्चर्स में ये पढ़ा हुआ होगा कि किसी भी डेट की कॉस्ट ऑफ डेट उसका IRR होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो हमें इस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होगा। हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़कर और अपने पास चाहें तो कॉपी कर लें, क्योंकि यह हमें रेफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हम हर 100 रुपये की पार वैल्यू के डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रिडीम होगा ये 5% पर, इशू होगा ये 95.85% पर, कूपन रेट 6.5% है। सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। और कितने साल का है, 6 सालों का है, ठीक है ना, 6 सालों का है। तो देखिए मैं इसके कैश फ्लोज ड्राफ्ट करता हूँ। यह नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैश फ्लोज लिखता हूँ। हर 100 रुपये वाला डेट इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ होगा 95.8 में, ठीक है जी, और रिडीम हुआ होगा 105 में। 100 रुपये उसकी पार वैल्यू थी 5% के प्रीमियम पर। अच्छा, हर साल 100 का 6.5% यानी कि 6.5 का इंटरेस्ट होगा। ये केडी प्री टैक्स जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे वो है। पोस्ट टैक्स करने के लिए 1 माइनस 29% से मल्टीप्लाई करता हूँ। जो पोर्टल पे लेक्चर्स हैं उसमें इस तरह की वर्किंग्स बहुत सारी हुई हुई हैं, आपने पास में कवर करी नहीं है वैक के चैप्टर में, तो मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ। ये 4.615 होगा, यानी कि यहाँ पर 4.615 का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, यहाँ पर भी 4.615 का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, यहाँ पे भी 4.615 का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, यहाँ पे भी 4.615 का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, यहाँ पे भी 4.615 का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। फिर इसको सॉल्व करने का तरीका ये था कि हम कोई एक पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट देते थे और उस डिस्काउंट रेट से हम डिस्काउंटिंग करते थे। फॉर एग्जांपल आप डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट कर प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल लो। मैं डिस्काउंट फैक्टर्स लिख देता हूँ। पहला तो हमेशा 1 होता है, दूसरा 1 डिवाइडेड बाई 1.05 यानी कि 0.952 होगा। उसके बाद आपके पास जो है वो हो जाएगा 0.907, उसके बाद उससे अगला आपके पास हो जाएगा 0.864,
उसके बाद उससे अगला हो जाएगा आपके पास 0.823, उसके बाद उससे अगला आपके पास हो जाएगा 0.784, उसके बाद उससे अगला आपके पास हो जाएगा 0.746, उसके बाद इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, जो वैल्यूज़ आएंगी उसको ऐडअप करोगे। मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि मैं 4.615 को 0.952 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4.615 को मल्टीप्लाई किया 0.907 से, फिर 4.615 को मल्टीप्लाई किया 0.864 से, फिर 4.615 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.823 से, फिर 4.615 को मल्टीप्लाई कर ऐड किया 0.784, फिर 105 को मल्टीप्लाई किया 0.746 से, और उसमें से माइनस कर दिया 95.8 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये आता है एक मिनट में वापस से ज़रा चेक कर लूँ इसको। हो सकता है कि कोई गलती की हो, रुके मैं ज़रा चेक कर लूँ। 0.95 क्या होगा, एक मिनट रुकता है। 105, अरे यार 1 डिवाइडेड बाई 1.05 0.952 बनता है। अच्छा खैर चलिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं और शॉर्ट करता हूँ। मैं एक काम कर लेता हूँ कि इसको NVT कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 5% पावर 1 2 3 4 5 पावर -5 अपॉन 5%, ठीक है। और फिर वो जो 105 रुपये हैं उसको डिवाइड कर दिया मैंने 1 प्लस 5% पावर 6 से, और इन सबको ऐड कर कर ना इसमें से फिर मैं 95.8 माइनस कर दूँगा, ठीक है। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी में आंसर को सॉल्व करना चाह रहा हूँ ताकि जो है ना वो चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएँ। मैंने कोई वैल्यू मिस कर दी होगी इसलिए मेरा पहले आंसर गलत आ रहा था, लेकिन वैसे सही आएगा। 1.05 पावर -5 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 4.615 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 1.05 की पावर 6 माइनस 95.8। सही है, ये हमारे पास अल्लाह भला करे कितना बनता है। हाँ जी, गलती पकड़ी गई, गलती पकड़ी गई। या आखिरी 105 भी होगा और 4.615 भी होगा, ऐसा ही है ना। क्यों सर दोनों क्यों होंगे बेटा? इसलिए दोनों होंगे क्योंकि एक रिडेम्पशन भी हुई होगी और टर्म ख़त्म हुई होगी तो इंटरेस्ट भी जा रहा होगा, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसकी पावर 6 कर देते हैं, इसकी पावर 6 कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1.05 की पावर -6, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 4.615 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 1.05 की पावर 6, ये बनता है अब बन रहा है 5.97। देखें, या तो इस तरीके से कर लें तो भी सही है, या आप इस तरीके से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई 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 कर कर और इन सबको ऐड कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 5.97 आ रहा होगा। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर 5% पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इस परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। इस परसेंटेज को बढ़ाकर लेट से हम 10% पे ले जाते हैं। ये IRR के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, IRR के कॉन्सेप्ट हैं। अगेन कैश फ्लोज और ईयर्स सेम होंगे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ चीज़ें क्योंकि हम ये बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 4.615 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आ जाता है 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर -6 डिवाइडेड बाई 10% प्लस 105 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 6, और इसमें से हम माइनस करेंगे 95.8 को, ठीक है जी। तो 1.1 की पावर -6, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 4.615 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 6 माइनस 95.8, यह आता है 16.4 नेगेटिव का, 16.4 नेगेटिव का आता है। तो अब IRR हम ढूंढ सकते हैं। A परसेंट जो है वो 5% है, उस पर जो NPV है उस पर जो NPV है वो 5.97 है, और फिर B परसेंट है, B परसेंट जो है वो 10% है, और उस पर जो NPV है वो नेगेटिव 16.4%। फिर IRR का फॉर्मूला रिपीट सिर्फ वर्बली कर रहा हूँ, लिख जो है वो वैल्यूज़ रहा हूँ, आपने पहले कवर करा हुआ है। वो होता है A% प्लस NPV डिवाइडेड बाई NPV माइनस NPV मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%, मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%।
तो 5.97 प्लस 16.4, 5.97 डिवाइडेड बाई आंसर इंटू 5 प्लस 5, ये बन जाता है आपका 6.33%, 6.33%, 6.33%। ये आपका जो है ना वो IRR आ रहा है, ठीक है ना, 6.33% आपका IRR आ रहा है। अब हम अपनी सारी वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ से आप काइंडली चीज़ें नोट करते हुए चल ही रहे होंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ नोट नहीं करी तो वो नोट कर लें। यहाँ पर आपके पास लोन की परसेंटेजेस और लोन के अमाउंट्स दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपने जो है ना अलग अलग करे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट किया था, कहाँ गया, ये रहा 9.94%। और नई कंपनी का ये जो है ना वो इक्विटी है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर वैक फाइनली कैलकुलेट करता हूँ। वैक किसके बराबर होता है? वैक बराबर होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कितनी कैलकुलेट करी है? 9.94% मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने जो कैलकुलेट करी थी वो थी 70141 प्लस, अच्छा जी, ये जो डेट है, जो नया इंस्ट्रूमेंट इशू किया है उसकी वैल्यू है 6.33%, और ये हमने इशू किया था 22,500 का, मेरे ख्याल में 22,500 का इशू किया था, सही है ना, 22,500 प्लस इसके अलावा हमारे पास बैंक लोन था। बैंक लोन पर हमें जो इंटरेस्ट देना था वो कितना देना था? 5.5% देना था। अच्छा, 5.5% प्री टैक्स था, तो उसको ऊपर ही यहीं पे पोस्ट टैक्स कर लेते हैं, यानी कि 1 माइनस 29% से मल्टीप्लाई कर देता है। तो 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.71, ये बन जाता है 3.91% नेट। 3.91% नेट बन जाता है, तो 3.91%। और 3.91% वाले कितने लोन हैं मेरे पास? 2 लोन्स है ना, 11,500 और 4,500, 16,000 का, 16,000 डिवाइडेड बाई 70141 प्लस 22500 प्लस 16000, ठीक है जी। तो 9.94%, अबे भाई 9.94 इंटू 70141 प्लस 6.33 इंटू 22500 प्लस 3.91 मल्टीप्लाइड बाई 16,000 डिवाइडेड बाई इन सब का सम, यानी कि 70141 22500 और 16,000, ये जनाब आ रहा है मेरे ख्याल में 8.3% का, 8.31% का, या 8.3% का मेरा नया वाला वैक आ रहा है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़ाहिर पूछ सकते हैं। एक लेंदी पार्ट था, पार्ट बी भी हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पर, और पार्ट नंबर सी में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। पार्ट सी में लिखते हैं, टू मैनेज द डेट पोजीशन द डायरेक्टर्स ऑफ एल्फा आर कंसिडरिंग डिवेस्टिंग अ करेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डिवीजन विच मैन्युफैक्चर्स राइस बेस्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। दिस सेल इज एक्सपेक्टेड टू रेज अ मिनिमम ऑफ 8,500 million which will be solely used to reduce the value of the remaining bank loan। यानी कि कंपनी ये सोच रही है कि डेट की वैल्यू रिड्यूस करने के लिए हम जो है वो अपना करंट कोई डिवीजन बेच दें जो कि एक प्रॉफिटेबल डिवीजन है, और उससे हमारे पास 8,500 आएंगे जिससे हम डेट को रीपे कर देंगे। द डायरेक्टर्स आर कॉन्फिडेंट दिस स्ट्रेटेजी विल बी फेवरेबली receive by institutional investors and expect AFFL's post acquisition share price to remain unaltered following the sale। डायरेक्टर्स को ये लगता है कि ये जो है ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को खुश कर देगी पॉलिसी, और पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्राइस इंक्रीज होगी। क्योंकि अभी मसला क्या हो रहा है, अभी हमने ये कैलकुलेट किया था कि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना उस हिसाब से कंपनी का जो मेरे ख्याल में ये रहा डेट टू इक्विटी रेशियो था ना वो 35.44% पर जा रहा था, जो कि करंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 30% के ऊपर कुछ भी अनएक्सेप्टेबल है। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन गेयरिंग, गेयरिंग पर क्या इम्पैक्ट होगा, एंड वैक, वैक पर क्या इम्पैक्ट होगा इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रपोज सेल ऑफ द डिवीजन, एंड रिकमेंड आफ्टर क्रिटिकली इवेल्युएटिंग द डायरेक्टर्स व्यू इफ अल्फा शुड प्रोसीड विद द सेल, और क्या सेल के साथ जाना चाहिए। तो ये आपके पास 7 मार्क्स का सवाल है। अब मैं करता ये हूँ कि भाई इस सवाल के लिए जो है ना ये जो आखिरी पार्ट है इस सवाल का, उसके लिए आपके सामने आईकेप का आंसर पेश करता हूँ, ताकि हम आईकेप के आंसर से जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो कुछ सीखें, और ये भी देख लें कि आईकेप के आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे होती है। पहले 2 पार्ट भी जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि आप आईकेप के आंसर से लाजमी तौर पर देखिएगा ज़रूर, लेकिन ये कि आखिरी पार्ट जो है वो कुछ टाइम भी हम बचा लेते हैं, और जो है वो हम आईकेप को पार्ट पर रीड कर जो है ना वो कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं। डिस्कशंस करने से फ़ायदा ये होगा कि भाई इतना लंबा थियोरेटिकल आंसर है, वो रीड भी हो जाएगा, डिस्कस भी हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा, और फिर आप जो है आपका टाइम भी सेव होगा। रादर देन कि मैं लिखने बैठूँ उसमें जो है वो काफ़ी मेरे ख्याल में टाइम लग सकता है। तो एनीवेज़ हम आगे बढ़ते हैं, और मैं ज़रा इसकी बस पेस्टिंग कर लूँ, और पेस्टिंग कर ना उसके बाद फिर आप लोगों के साथ मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आईकेप का जो है वो मैंने तकरीबन पेस्ट कर लिया है। अब इसको मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। ज़ाहिर है टाइप करता लिखता देर लगती,
तो जनाब यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है। सबसे पहले इम्पेक्ट ऑन गेयरिंग, वैल्यू ऑफ इक्विटी, इससे हम वाकिफ़ हैं, डिबेंचर्स की वैल्यू से वाकिफ़ हैं, लोन की वैल्यू से वाकिफ़ हैं। देखिए उसने कहा था कि एक डिवीजन बेचकर और 8,500 से ये लोन रीपे कर दूंगा। जब लोन रीपे करेगा तो 7,500 का लोन बच जाएगा। नया डेट टू इक्विटी रेशो कैसे कैलकुलेट किया? आपने नई वाली डेट की वैल्यू को, डेट में ये दोनों चीज़ें आएंगी, आप दोनों को ऐड करें, देखें 22,500 और 7,500 यानी कि 30,000 बनता है। 30,000 को आप डिवाइड कर दें, 30,000 को आप डिवाइड कर दें डेट प्लस इक्विटी यानी कि 30,000 प्लस 70141 से, तो आपके पास अलग अलग है 30,000 प्लस 74141 और 30,000 डिवाइडेड बाय आंसर, ये 29.96% आ रहा है। आगे लिखता है डायरेक्टर्स ऑफ अल्फा प्रपोज द सेल ऑफ द डिवीजन विल रिड्यूस एफएफएल's डेट बाय 8500। दिस इज फोकस टू रिड्यूस द गियरिंग लेवल टू 29.96% बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वैल्यूज। दिस इज विद इन द अपर लिमिट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर बिलीव टू फाइंड एक्सेप्टेबल। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो 30% का एक आपके ऊपर अपर लिमिट रखी थी ना कि 30% से ज़्यादा गेयरिंग नहीं हो, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी गेयरिंग जो है ना वो 30% से कम पर होगी। However, this is very close to upper limit and it assumes that there is no change in share price following the sale of the division, which is unlikely. The share price could rise or fall depending on how positively the market reacts to the proposal. लेकिन सवाल में ये भी लिखा हुआ है साथ में, ये भी लिखा हुआ है साथ में कि भाई ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ना, ये 30% के बिल्कुल नज़दीक है और मैंने यहाँ पर एज्यूम किया कि वैल्यू ऑफ इक्विटी इतनी ही रहेगी। लेकिन जब आप कोई डिवीज़न बेचोगे तो डिवीज़न बेचने से होगा क्या? डिवीज़न बेचने से ये होगा कि हो सकता है कि आपके शेयर प्राइसेस चेंज हो, क्योंकि आप एक प्रॉफिटेबल डिवीज़न बेच रहे हो तो मार्केट उसको एक्सेप्ट ना करे और आपके शेयर प्राइसेस जो है वो मज़ीद नीचे जाएँ, और अगर शेयर प्राइसेस नीचे जाएंगे तो ये 70141 जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो जाएगा तो डेट टू इक्विटी रेशो हो सकता है कि 30% से कम ना हो सके। If the share price falls, then gearing may rise higher than 30% gearing threshold, and this may result in additional share price volatility if key investors decide to sell their shareholdings due to a perception of unacceptable level of financial risk। और इसकी वजह से हो सकता है कि वो 30% का बेंचमार्क पे भी लोअर ना हो और मजीद शेयर्स बिक रहे हो और मजीद प्राइजेस में मसला हो रहा है। गेयरिंग पर क्या इम्पैक्ट होगा? रीगेट दी एसिड बीटा टू रिफ्लेक्ट द रिवाइज लेवल ऑफ गेयरिंग। देखिए हमने ये बीटा एसिड ढूंढना था ना, इसकी मजीद वापस से गेयरिंग हो रही है, लेकिन इस बार गेयरिंग करने के लिए जो है ना यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू ली जा रही है ना, ये 30,000 ली जा रही है, 30,000 ली जा रही है। पहले ये 30,000 नहीं ली जा रही थी। अगर आप ऊपर गेयरिंग चेक करते ना, अगर आप ऊपर चेक करते तो वो 38,500 ली जा रही थी, जिससे आपका जो है ना वो बीटा इक्विटी 2.171 बन रहा था। लेकिन अब वो 30,000 इसलिए ली जा रही है क्योंकि 8,500 आपने रीपे कर दिया। तो ये नया गेयरिंग आया, ये नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया, वही रिपीटेशन ऑफ वर्किंग है। और ये वैक कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका है, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वरना हमने जिस तरीके से कैलकुलेट किया उस तरीके से हमने क्या किया कि वैक इज इक्वल्स टू 9.57% मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू इक्विटी यानी कि 70141 प्लस उसके अलावा हमने जो है वो एक 6.33% के इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए थे 22,500 रुपये के। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो 3.91% पर अब जो लोन है वो कितना है, वो है 30,000 का। ठीक है जी, क्योंकि 38,500 में से 8,500 वापस कर दिया, नीचे 70141 प्लस 22,500 और प्लस कर दिया आपने 30,000। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखें 70141 मल्टीप्लाइड बाई 9.57% प्लस 6.33 इंटू 22,500 प्लस 3.91 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 70141 22,500 और 30, तो ये आ जाता है, अल्लाह भला करे आपका सेम आंसर आएगा। एक मिनट, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी क्या? 9.57% का रेट सही है, 6.33% सही है, 3.91% सही है, और लोन 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 डिबेंचर्स 22,500 के थे। ठीक है, 22,500 के थे, और लोन 7,500 का। बेटा मैं रिवाइज बैक, एक मिनट रुकिएगा, ये लोन की अमाउंट 7,500 डिवाइडेड बाई, हाय ये एक मिनट चेक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में तो 30,000 का लोन बच गया है ना। सवाल क्या था? डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन गेयरिंग एंड वैक इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रपोज्ड sale of the division and recommend after critically evaluating the director's view if alpha should proceed with the sale। तो हमारे पास हाँ 7,500 का, सॉरी लोन 7,500 का, सॉरी पहले हमने इधर 16,000 लिया था,
16,000 में से 8,500 रीपे हो गए तो 7,500 बच जाता है, 7,500 बच जाता है। वापस से रिकैलकुलेट कर लेता हूँ, 9.57 इंटू 70141 प्लस 6.33 इंटू 22500 प्लस 3.91 इंटू 7,500 डिवाइडेड बाई 7,500 प्लस 22,500 प्लस 70141। ठीक है जनाब, तो ये 8.42% ही आ रहा है। डन हो गया, सही है ना। ऐसे भी ये वर्किंग हो सकती है ऑल्टरनेटिव जो। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग द सेल ऑफ द डिवीजन एंड रीपेमेंट ऑफ द लोन, द ओवरऑल बैक इफ इज फोरकास्ट टू इंक्रीज, पिछले से इंक्रीज हो रहा, विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। This suggests the overall risk to investor remains unchanged, meaning investors are likely to support the sale of the division if risk and return levels are maintained whilst operating within the acceptable gearing threshold of 30%. On the basis that there is no change in the value of the equity shares and the alpha is unable to add further value to the rice food product division and its sale have no impact on the capacity of the remaining business, then the sale is recommended on the basis that group gearing will be acceptable to its major shareholders. तो अब ये आईकेप का आंसर हो गया। बाकी आप पोर्टल पर जो है रेलेवेंट वीडियोस देख सकते हैं, और पोर्टल पर जो इंडिविजुअल इसके कॉन्सेप्ट्स है उसके लिए एक अलग अलग वीडियोस भी हैं। काइंडली इसको कंप्लीट करें, सॉल्व करें अच्छे से आईकेप का पास पेपर, और फिर मुझसे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है उस पर डिस्कस भी ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।